क्या बात है इशिका मैम, रोमांस चालू है? जेनिफर अपनी आंखें बड़ी करके बोली। बकवास बंद कर अपनी जेनिफर। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ। मगर कमरे की हालत तो कुछ और ही कह रही है। जेनिफर अभी भी इशिका की चुटकी लेते हुए बोली। तू अपने काम पर ध्यान दे। इशिका उसे झिड़की तो जेनिफर उसके पास जाकर बैठी और बोली, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो आरब सर को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देती। आपने देखा है कितने हैंडसम लगते हैं आरब सर। खासकर जब काले कपड़े पहनकर निकलते होंगे तो लड़कियां तो अपने होश ही खो बैठी होंगी। उन्हें देखकर तू भी अपना होश खो बैठी है क्या? अपनी ऐसी किस्मत था। जेनिफर एक गहरी सांस ली और फिर अगले ही पल शर्माते हुए बोली, लेकिन अगर एक बार प्यार से अरब सर ने मुझे प्रपोज किया ना, गॉड कसम सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पीछे चल दूंगी। उसे इस तरह से अपने मुंह पर हाथ रखकर शर्माते देख किसी का हंस पड़ी। ठीक है चली जाना, पर पहले जाकर अपना काम खत्म करो। मुझे भी रेडी होकर ऑफिस जाना है। इशिका ने बात बदलते हुए कहा और उठकर बाथरूम की तरफ चल दी। उसके जहन में अभी भी कुछ पल पहले वाला सीन चल रहा था। इतनी नादान तो इशिका भी नहीं थी कि अरब की आंखों की चाहत ना पड़ पाए। उसे अरब की आंखों में अपने लिए फीलिंग्स नजर आती थी कभी कभी, मगर अरब खुद ही उसे छुपा लेता था, जिससे इशिका उसे अपना भ्रम समझने लगती थी। मगर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद इशिका की धड़कन बढ़ गई। मगर एक तो अरब खामोशी इख्तियार किए हुए था और दूसरे किस्मत की चोट खाई हुई इशिका को लगा कि एक बार फिर किस्मत उसका मजाक बनाने वाली है। इसलिए उसने इस बात को अपने सर से झटक दिया और चुपचाप सांवर लेने लगी। वहीं जब आरब अपने कमरे में पहुंचा तो जोर जोर से सांस लेने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे ऐसा कर सकता है। क्यों वह इशिका के सामने इस तरह कमजोर हुआ जा रहा था? क्या सोचेगी इशिका उसके बारे में? माना कि वह इशिका से प्यार करता है, मगर इशिका, उसकी तो आंखों में भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है अरब को अपने लिए कोई भी फीलिंग्स। इसी गुस्से में वह अपने हाथों को जोर से दीवार पर मारा। फिर उसने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं बेड पर बैठ गया। उसके जहन में कुछ देर पहले की सारी बातें रील की तरह चलने लगीं। कैसे वो और इशिका लड़ते लड़ते एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश करने लगे थे। तभी वह चौंक उठा, क्योंकि आखिरी पलों में जब वह इशिका के बेहद करीब था तो इशिका विरोध करने की बजाय अपनी आंखें बंद करके मानो अपनी सहमति दे रही हो। पर क्यों? आरब अभी भी आश्चर्य में था। क्या इशिका के दिल में भी मेरे लिए कुछ है? अभी तक जहां अरब अपने किए का शोक मना रहा था, अब वही ये सब याद आने के बाद उलझा क्या था कि क्या इशिका भी उसे पसंद करती है। अभी वह इसी उलझन में उलझा हुआ था कि तभी आरब का फोन बजने लगा। उसने जब फोन उठाकर देखा तो अनंत कॉलिंग आ रहा था। उसने फोन उठा लिया। उसे इस वक्त जरूरत भी थी किसी की, ताकि वह उससे अपने मन की बात कर सके। हेलो। जैसे ही आरब ने फोन उठाकर हेलो कहा, उधर से अनंत की खुशी से झूमते हुए आवाज आई, कहाँ बिजी रह रहा है आजकल यार तू, कि तुझे अपने दोस्त से भी बात करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। अनंत को इतना खुश देखकर आरब अपनी परेशानी भूल गया। क्या बात है अनंत, तू तो आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। अब खुशी की बात ही है तो खुशी झलक रही है। ऐसी भी क्या बात हो गई? आरब अब आश्चर्य में था। मैंने प्रमोशन कर लिया है, अनंत बोला तो आरब के चेहरे पर सिकन आ गई। तेरा प्रमोशन हो गया? मगर तू तो खुद ही कंपनी का मालिक है। फिर तेरा प्रमोशन किसने किया? मेरा प्रमोशन कंपनी में नहीं, घर में हुआ है। मतलब? अनन्या ने किया है। मैं अभी भी कुछ समझा नहीं। अनन्या ने मुझे आज ही गुड न्यूज़ दी कि मैं पापा बनने वाला हूँ और तू अंकल बनने वाला है। अनंत हंसते हुए बोला। क्या? आरब इतनी जोर से चीखा कि फोन की दूसरी तरफ अनंत फोन को कान से दूर करके हंसने लगा। इतनी बड़ी खुशखबरी तू अब सुना रहा है मुझे? वैसे तुझे यह खबर कब मिली? आज ही सुबह, अनंत ने बताया। फिर तो ठीक है। अनंत, तुझे बहुत बहुत बधाई हो मेरे यार। भगवान करे तुझे सारी खुशियाँ मिले। आरब बेहद खुश था। अनन्या कहाँ है? उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? आराम कर रही होगी, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, आनंद ने बताया। जब से घर में सबको पता चला है, मत पूछो कि सबका रवैया कैसा हो गया है अनन्या के लिए। हर कोई बस उसके आगे पीछे घूम रहा है, ये कहते हुए कि ये खा लो वो खा लो,
और वह खाते खाते ही परेशान है। अनंत एक बार फिर से हंस दिया। उसे इस तरह से खुलकर हंसता देख आरव के दिल में जैसे सुकून भर गया। तू बस इसी तरह मुस्कुराता रहे। फिर बात को बदलते हुए बोला, रुक, मैं अभी अनन्या से बात करता हूँ। इतना कहकर आरव ने फोन काट दिया। मगर मैं अभी अनन्या को फोन लगाता तभी इशिका घबराई हुई उसके रूम में आ गई। क्या हुआ? इशिका आरव को हैरानी से देख रही थी। तो आरव भी इस तरह से खुद को देखते देखकर हैरानी से इशिका को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम अभी अभी इतने जोरों से चीखे थे, मुझे लगा कि कुछ हुआ। इशिका बोली, कहीं तुमने कॉकरोच तो नहीं देख लिया? उसकी बात पर आरव उससे गुस्से से घूरते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कॉकरोच से डरता हूँ? नहीं, मुझे लगा जैसे हीरोइन फिल्मों में कॉकरोच देखकर डर कर चीखती हैं, तो शायद तुम भी देखकर डर गए होगे। और फिर हीरो जैसे हीरोइन को बचाने आता है, वैसे ही तुम भी मुझे यहाँ बचाने आ गई। आरव उसकी बात आगे बढ़ाता हुआ तंज कसते हुए बोला। तो इसी का हंसने लगी। अब अगर तुम कॉकरोच देखकर डर नहीं रहे तो चीखे ही क्यों? खुशी के मारे? आरव ने कहा। तो इसी का उसे आश्चर्य से देखते हुए बोली, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है तुम्हें? अभी अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना मैंने। आरव इशिका की तरफ बढ़ा और फिर खुशी से चीखते हुए बोला, तुम्हें पता है अनंत पापा बनने वाला है? क्या? इसका मतलब? हाँ, अनन्या प्रेग्नेंट है। और इसके बाद तो दोनों खुशी में इतने जोर से चीखे कि घर के सारे सर्वेंट भी उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। मगर तब तक आरव और ऋषिका खुशी से नाचने लगे। दोनों ही, जो अभी तक अपने सुबह के मूवमेंट से परेशान थे, इस वक्त इस बात को भूल चुके थे। और उन्हें इस तरह नाचते देख घर के सर्वेंट हक्के बक्के खड़े थे कि अचानक इन्हें क्या हुआ। आरव और ऋषिका की नज़र जब दरवाजे पर खड़े सर्वेंट पर पड़ी तो आरव तो एक पल को झिझक गया। मगर ऋषिका उन सबके पास आते हुए बोली, आज तुम सबकी छुट्टी, जाओ और रेस्ट करो। फिर कुछ याद करते हुए वह बोली, एक मिनट। फिर दौड़कर अपने रूम की तरफ हो गई। सारे सर्वेंट, यहाँ तक कि जेनिफर भी हैरान परेशान सी इशिका को देख रही थी कि इशिका आखिर कर क्या रही है। कुछ पल बाद ही इशिका आई तो उसके हाथों में नोटों की एक गड्डी थी, जो वह सबकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जाओ और जाकर अच्छी तरह से पार्टी करो। इस पर जेनिफर बोली, मैम आज कुछ खास है क्या? बहुत बड़ा खास दिन है जेनिफर, इशिका चहकते हुए बोली, मैं मौसी बनने वाली हूँ। इशिका की बात सुनकर सभी के चेहरे खिल गए। आरव इशिका की खुशी देखकर दंग था। सबके जाने के बाद इशिका आरव की तरफ मुड़ी और बोली, हम कल ही अनन्या के पास जा रहे हैं। कल क्यों, बल्कि आज ही हम चलेंगे। मैं उसे सामने से कांग्रेचुलेसन कहना चाहती हूँ। और ये पहली बार था जब आरव ने इशिका को इतना खुश देखा था। उसकी खुशी से भरपूर चेहरा आज भी आरव के जहन में ताज़ा है। सोचते हुए आरव जब अतीत से बाहर निकला तो अपने पास हुई इशिका के चेहरे की ओर देखा, जो दुख की वजह से कुमला गया था। आरव को यह अच्छे से याद था कि उस दिन से पहले उसने कभी भी इशिका के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं देखी थी। उसे खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर रहती थी। मगर आज आज उसके चेहरे पर तो हर तरफ दुख ही दुख दिखाई दे रहा था, जैसे वह अपनी जिंदगी से बेहद निराश हो चुकी हो। आरव ने इशिका के सर पर हाथ फिराया। जब वापस से मैं तुम्हारे चेहरे पर वही खुशी ले आऊँगा जो अनन्या के प्रेगनेंसी के समय मैंने पहली बार तुम्हारे चेहरे पर देखी थी। तुम फिर से इसी तरह हंसोगी, खिलखिलाओगी। ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहने के बाद आरव ने उसके माथे को प्यार से चूमा और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सुकून से सो गया। आरव और ऋषिका दोनों ही काफ़ी देर रात गए घर लौटे थे। ऋषिका तो फिर भी सो गई थी, मगर आरव काफ़ी रात तक जागे हुए था, इसलिए सुबह उसकी नींद नहीं खुली। मगर जब ऋषिका की नींद खुली तो उसने खुद को आरव की बाहों में पाया। आरव बिल्कुल उसके करीब उसे अपनी बाहों से बांधे सो रहा था। शादी के इतने दिनों बाद यह पहली बार था जब आरव अपनी मर्जी से ऋषिका के इतने करीब था। ऋषिका सोते हुए आरव को एकटक देखने लगी। सोते हुए आरव इशिका को इतना प्यारा लग रहा था कि इशिका के लिए उससे नजर हटाना ही मुश्किल हो गया था। आरव को एकटक देखते देखते उसके हाथ उसके बालों में पहुंच गए और वह उसके बालों में हाथ फिराने लगी। आरव ने जब अपने सर पर किसी की उंगलियों को महसूस किया तो उसकी नींद खुल गई। उसने हल्के से आंख खोलना चाहा तो सामने इशिका उसे एकटक देख रही थी। मगर फिर भी इशिका का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि आरव की नींद खुल चुकी है। आरव मन ही मन मुस्कुरा दिया और फिर उसने
फिर से आंख बंद कर सोने का नाटक कर लिया। इशिका अरब के बालों को सहलाते हुए हल्का सा ऊपर उठी और फिर उसके माथे को चूम लिया। ऐसा करके जहाँ इशिका को अच्छा लगा, वहीं अरब के अंदर तक सुकून जैसे उतर गया। अब इशिका उठने के लिए खुद के ऊपर से अरब के हाथों को हटाने लगी, तो अरब ने उसे और कस के पकड़ लिया। यह देखकर इशिका को झटका लगा कि अरब जाग रहा था। अरब, आप जाग रहे हैं? मैं तो सो रहा था, पर किसी ने इतने प्यार से मेरे माथे को चूमा कि मेरी नींद ही खुल गई। ये सुनकर इशिका के गाल लाल हो गए। वह जल्दी से यहाँ से उठकर जाना चाहती थी। वह फिर से अपनी कमर में अरब का हाथ हटाने लगी। अरब, प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं। अब अरब ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली थी और इंटेंसिटी से इशिका को देखने लगा। उसे खुद को इस तरह देखते हुए देखकर इशिका की धड़कनें बेकाबू होने लगी। वह अरब से अपनी नज़र चुराने लगी और इधर उधर देखने लगी। मैं इतनी गहरी नींद में चैन से सो रहा था, मगर तुमने मेरी नींद खराब कर दी। वो मैं बस इशिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। आरब ने आगे बढ़कर इशिका के माथे पर किस किया। गुड मॉर्निंग ईशु। इशिका ने अपनी आंखें खोल दी तो उसे अरब का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने सामने दिखा। इशिका को ऐसा लगा जैसे वह कोई ख्वाब देख रही हो। उसकी आंखें अभी भी आश्चर्य से फैली हुई थीं, तो अरब ने उसके गाल पर अपनी हथेली रख दी और कहा, यकीन कर लो कि यह कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि ख्वाब जैसा हकीकत है। यह सुनकर इशिका की आंखों में नमी तैर गई। आरब ने अपने अंगूठे से उसकी आंखों की नमी को पोंछा और कहा, अब इन्हें इन आंखों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इन आंखों में अपने लिए तड़प और इंतज़ार देखना चाहता हूँ। जब मैं ऑफिस जाऊँ तो इन आंखों में मेरे दीदार की बेकरारी होनी चाहिए, और जब मैं ऑफिस से वापस आऊँ तो इनमें मुझे गले लगाने की चाहत होनी चाहिए, आंसू नहीं। इन आंखों को अब से ख्याल देखने की इजाज़त तो है, मगर रस्कों से रिश्ता जोड़ने की नहीं। अरब की ऐसी बातें सुनकर ऋषिका उसे एकटक देखती रह गई। फिर वह अचानक से उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, आई लव यू अरब। अरब ने भी उसे अपने आगोश में बुरी तरह से भींच लिया। आई लव यू टू ईशु। अरब की आवाज़ भी भर्रा रही थी। साफ पता चल रहा था कि वह भी रो रहा है। आज दोनों के ही मन का मैल आंसुओं में धुल गया था। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए और बेड पर बैठ गए। आरब ने अभी भी इशिका का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे प्यार से सहला रहा था। सॉरी। कुछ देर बाद आरब ने कहा तो इशिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, किस लिए? इतने दिनों तक तुम्हें हर्ट करने के लिए। आरब उसके हाथों को और भी जोर से पकड़कर इशिका की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता था कि तुम गलत नहीं हो, बल्कि तुम्हें भी मेरी तरह साजिशों का शिकार बनाया गया है, मगर फिर भी मैं तुमसे नफरत करने लगा था। मगर इसी का यकीन मानो, मेरी नफरत कभी भी मेरी मोहब्बत पर हावी नहीं हो सकी। मैं तुमसे चाह कर भी कभी नफरत नहीं कर सका। मैं बस तुमसे नाराज थे। आगे की बात इशिका ने पूरी की। जानती हूँ मैं, और एक सच यह भी है कि मैं भी तुमसे कभी नफरत नहीं कर पाई। इशिका ने अरब के हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, बेशक मैं उस रोने से शादी करने वाली थी, मगर आखिरी पल तक भी मुझे बस तुम्हारा इंतजार था। पता नहीं क्यों, मगर विश्वास था मुझे कि तुम मुझे लेने जरूर आओगे। अगर इतना ही विश्वास था तुम्हें मुझ पर, तो तुमने उस रोनी से शादी करना चुना ही क्यों? क्यों नहीं मेरा इंतजार किया? इंतजार ही तो कर रही थी पिछले 3 सालों से। मैंने सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार किया, मगर तुमने पलट कर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। लोगों के कहे में फंस गई और तुम पर अविश्वास कर बैठी, मगर मैं भी तुमसे कभी नफरत नहीं कर पाई। आरव, मैं वापस तुम्हारे पास लौटना चाहती थी, मगर ना तो इसके लिए मेरे घर वाले कभी राजी होते और ना तुम तो खुद ही मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। मुझसे नफरत करने लगे थे, तो फिर मैं कैसे वापस आती और किसके पास जाती? और इसलिए तुमने उस बेवकूफ़ रोनी से शादी करना चुना? आरब ने मुस्कुराकर कहा, तो इशिका भी मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, इसलिए मैंने रोनी से शादी करना चुना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरी शादी उस रोनी से कभी नहीं होने दोगे। अगर मुझे शादी करनी ही थी तो दुनिया में किसी और लड़के को भी चुन सकती थी जो अच्छा होता, मगर मैंने जानबूझकर रोनित को ही चुना। जानती थी कि वह तुम्हारी नज़रों में बहुत बुरा है,
और तुम एक बुरे इंसान को मेरा लाइफ पार्टनर कभी नहीं बनने दोगे। इतना प्यार जो करते हो मुझसे, प्यार तो मैं तुमसे सचमुच में बहुत करता हूँ। इतना ज़्यादा कि अगर उस रोनित ने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की तो उसके हाथों को मैं तोड़ देता। उसे अपने जीते जी कभी भी तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं होने देता मैं। उसने सोच भी कैसे लिया कि उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैं उसे तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने दूंगा। पूरी दुनिया की तरह उसे भी यह गलतफहमी थी कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मगर तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं तुमसे नफरत कर सकता हूँ। आरव उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तो इशिका ने अपना सर नामे हिला दिया। कभी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि कभी नफरत कर ही नहीं सकते हो। हाँ, नाराज जरूर थे, तो कभी मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? आरव की उंगलियां अब इशिका की उंगलियों से उलझने लगी थी। अगर तुम कोशिश करती तो शायद हमारे बीच इतने दिनों तक ये दूरियां नहीं रहती, और अब तक तो शायद हमारे चुन्नू मुन्नू आ चुके होते। आरब की बात पर इशिका हैरानी से आरब की तरफ देखती रही, तो आरब ने उसके चेहरे पर से बालों को हटाते हुए बड़े प्यार से बोला, कोई नहीं, इंसान अपनी गलतियों से ही सबक सीखता है। जो काम अभी तक नहीं हुआ वह हम अब करेंगे। अब अपने चुन्नू मुन्नू को हम और इंतजार नहीं करवाएंगे। यह सुनकर ऋषिका की आंखें शर्म से बंद हो गईं। आप बहुत बुरे हो अरब। उसने अरब को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और तुरंत उठकर बाथरूम की तरफ भाग गई। अरब अपने बालों पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। आपकी तो हर अदा की अदा ही निराली है। मैं खाना में वह जाम कहाँ जो नशा आपकी आंखों की प्याली है। तलवार की धार से तो कोई खुद को बचा ले, मगर उन जंजीरों की गिरफ्त से कोई कैसे बचे जिनका नाम जुल्फे काली है। पता नहीं कितने दिनों, महीनों या फिर शायद सालों बाद आज इशिका के चेहरे पर से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। आरब की बातें उसे अंदर तक गुदगुदा रही थी। जब वह बाथरूम से वापस आई तो आरब से नजरें नहीं मिला रही थी, और आरब उसे इस तरह देखते हुए और तंग न करके चुपचाप बाथरूम में चला गया। बाथरूम से आने के बाद इशिका जब अपने वार्डरोब की तरफ गई तो आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पहने। बहुत देर की कोशिशों के बाद उसकी नज़र एक साड़ी पर गई। वह साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, ये बात आरब ने एक बार उसे कही थी। ये याद आते ही उसके हाथ खुद ब खुद साड़ी पर गए और वह उन्हें पहनकर तैयार हो गई। ब्लाउज डीप गले का था और उसमें बांधने के लिए डोरी थी। जब उसने उस डोरी को बांधने के लिए अपने हाथ लगाए तो कुछ सोचकर उसे छोड़ दिया और ड्रेसिंग के सामने जाकर मुस्कुराते हुए तैयार होने लगी। और जैसे उसने बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी, वह अपना हाथ पीछे ले जाकर ऐसे कोशिश करने लगी मानो उससे वह डोरी बांधी ही नहीं जा रही है। कुछ देर तक तो आरब वहीं खड़ा उसे देखता रहा, मगर फिर आगे बढ़ने लगा। यही तो इशिका चाहती थी। आरब को इस तरह अपनी तरफ आते देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी, मगर वह ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे इस बात का पता ही ना हो कि आरब उसके नज़दीक पहुंच चुका है। आरब ने जब उसके कंधे पर अपने हाथ रखे तो ठंडी उंगलियों के स्पर्श से उसके बदन में तरंगे उठने लगी। इशिका की नज़र खुद ब खुद सामने आईने पर पड़ी तो इशिका उसे एकटक देखती रह गई। आरब इस समय सिर्फ एक टॉवल में था। उसका लंबा और गठीला जिस्म इस वक्त पूरी तरह अनावरण था, जिसके कारण उसकी मजबूत मांसपेशियां और एब्स दिख रहे थे। आईने में इशिका को इस तरह से खुद को देखते देखकर आरब भी उसे एकटक देखने लगा, मगर इशिका ज्यादा देर तक उससे नजरें नहीं मिला सकी और उसने अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर आरब मुस्कुरा दिया। फिर उसने बालों को एक साइड किया और ब्लाउज की डोरी को बांधने लगा। इस कोशिश में उसके हाथों की उंगलियां जब जब इशिका की नंगी पीठ से छूती तो मानो इशिका को करंट लग रहा हो, वैसे वह रिएक्ट कर रही थी और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधे हुए खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी। आरब उसके बनते बिगड़ते चेहरे को आईने में देखता और फिर जानबूझकर अपनी उंगलियों को उसकी पीठ पर फिरा देता। जब डोरी बंध गई तो इशिका ने राहत की सांस ली और वहां से हटने को हुई, मगर आरब ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसके पेट पर अपना एक हाथ रख उसे अपनी तरफ खींच लिया। इशिका की पीठ आरब के नंगे बदन से टकराई तो जैसे इशिका के पूरे बदन में चींटियां रेंगने लगीं। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगीं। उसका खुद पर कोई काबू ही नहीं रहा, क्योंकि धड़कनें आज उसे बगावत करके हाई स्पीड में धड़क रही थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि ये क्या हो रहा है। वह जल्द से जल्द आरब से दूर जाना चाहती थी, मगर आरब की पकड़ पल पल उस पर कसती जा रही थी। उसके शरीर की कंपन को आरब भी महसूस कर रहा था। उसने इशिका को अपनी ओर घुमाया तो इशिका अपनी आंखें बंद किए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आरब ने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा और आहिस्ता से बोला, आंखें खोलो इसू और मेरी आंखों में देखो। मगर इशिका उसी तरह खामोश खड़ी रही। तो वह फिर से बोला, प्लीज। इशिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो आरब अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लेकर उसे एकटक देख रहा था। पल भर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। आरब का अंगूठा इशिका के होठों पर फिसलने लगा। वे दोनों एक दूसरे से इतना करीब थे कि उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आरब का दिल भी धड़क रहा था और वह धड़कते दिल के साथ इशिका के करीब बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रखने ही जा रहा था कि तभी दरवाजे को किसी ने खटखटाया। दोनों इस तरह चौंके मानो चोरी करते हुए पकड़े गए हों। इशिका वहां से जाने लगी तो आरब ने उसकी कलाई पकड़ ली। आरब, दरवाजे पर कोई है। इससे पहले कि वे दोनों कुछ और बोलते, रोशनी की आवाज आई। भाभी, आपको माँ जी नीचे बुला रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप दोनों नाश्ता करने भी नहीं आए। अब दोपहर हो गई थी और वह समझ भी नहीं पा रही थी कि वह क्या कहे। तभी आरब उसकी परेशानी समझकर बोला, ठीक है, तुम चलो रोशनी, हम आ रहे हैं। जी भैया, कहकर रोशनी चली गई। उसके जाते ही इशिका भी अपना हाथ आरब से छुड़ाने लगी, मगर आरब छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आरब, हम बहुत लेट हो गए हैं। माँ नीचे इंतजार कर रही हैं। थोड़ा और कर लेंगी? आरब की आवाज में गजब की कशिश थी। आरब प्लीज। इशिका ज्यादा देर तक उसकी आंखों में नहीं देख सकी। एक शर्त पर, आरब ने कहा तो इशिका उसकी तरफ देखने लगी, मानो आंखों से ही पूछ रही हो कि कैसी शर्त? तुम रात को मेरा इंतजार करोगी? यह सुनते ही इशिका की धड़कन दुगनी तेजी से धड़कने लगी। आरब ने अपने हाथों से उसकी ठुड्डी को पकड़कर ऊपर उठाते हुए बोला, बिल्कुल दुल्हन की तरह। इतना कहकर उसने इशिका के होठों को हल्का सा चूम लिया। इशिका तो जैसे बिल्कुल जम सी गई। रितु को भी ओबराय कंपनी में काम करते हुए लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके थे। उसकी और रोहित की बॉन्डिंग काफी अच्छी तो नहीं थी, मगर कोई खास बुरी भी नहीं थी। रोहित उसे जब तक तंग करने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता था जिससे रितु चिढ़ जाती थी और फिर जवाब में वह भी उसे कोई अच्छा सबक सिखा देती थी। जब तब वह दोनों ऐसे लड़ पड़ते थे कि कभी कभी तो उन्हें शांत करवाने के लिए अनंत या आदर्श भैया को बीच में आना पड़ता था। वे दोनों किसी भी एंगल से सेक्रेटरी और बॉस लगते ही नहीं थे। मगर एक बात थी, रितु अपने काम में पूरी तरह से ईमानदारी बरतती थी। वह कभी ऑफिस में अपने काम के लिए किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी और यही वजह थी कि वह ऑफिस में सबको पसंद थी। वैसे भी रितु का रोहित के अलावा और किसी से कोई झगड़ा नहीं होता था। एक दिन एक बिजनेस मीटिंग के लिए रितु रोहित के साथ बाहर किसी होटल में गई थी। मीटिंग खत्म होते होते लंच का टाइम हो चुका था, इसलिए रोहित रितु को पास के रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए ले गया। उन दोनों ने एक कॉर्नर की सीट देखी और उस पर जा बैठे। अभी वेटर ने उनका ऑर्डर लिया ही था कि तभी रितु को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो चौंक गई। इसी रेस्टोरेंट के एक टेबल पर इस वक्त उसके भैया जिग्नेश अपनी पत्नी के साथ लंच कर रहे थे। यह देखकर रितु घबरा गई और जल्दी से अपने गले में बंधे स्कार को उसने इस तरह से अपने चेहरे पर बांध लिया कि आधे से अधिक उसका चेहरा ढक जाए। यह देखकर रोहित बोला, क्या हुआ तुम्हें? कुछ कुछ भी नहीं, रितु धीरे से बोली। वह इस बात का भी ध्यान रख रही थी कि कहीं उसकी आवाज़ जिग्नेश तक पहुंच ना जाए और वह उसे पहचान ना जाए। रोहित को ऐसा भटपटा लगा, मगर फिर भी वह कुछ नहीं बोला। रितु ने भी उस तरफ से अपना चेहरा घुमा लिया और भरकस प्रयास कर रही थी कि जिग्नेश की नज़र उस पर ना पड़े। मगर बार बार रितु को इस तरह उन लोगों से अपना चेहरा छुपाते देखकर रोहित को शक जरूर हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मगर इस वक्त उसने कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर में वेटर खाना ले आया। रितु ने अपने एक हाथ को अपने चेहरे के पास इस तरह से रख लिया था कि अब कोई चाहकर भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था। रोहित यह सब नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर में जिग्नेश वहां से चला गया। उसके जाते ही रितु ने एक लंबी सांस ली। थैंक गॉड। तुम यहाँ बैठे कपल से अपना चेहरा क्यों छुपा रही थी? क्या तुम उन्हें जानती हो? नहीं, नहीं तो
रोहित के इस तरह बोलने पर रितु हड़बड़ा गई। मैंने खुद नोटिस किया था। रोहित उसे गहरी नजरों से देखता हुआ बोला। मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर आपका खाना हो गया हो तो चले। रितु के इस तेवर को देखकर रोहित चुप पड़ गया और चुपचाप उठकर बिल पे कर दोनों वहां से चले गए। रितु का व्यवहार रोहित को अजीब तो लगा, मगर फिर यह सोचकर उसने अपने दिमाग से झटक दिया कि होगा उसका खुद का कोई लफड़ा। आखिर चलती फिरती तोप जो है, किसी से उलझ गई होगी और अब मुंह छुपाते फिर रही है। रितु ने भी जब रोहित को अपने सर को झटकते हुए देखा तो कहा, चलो ये मुसीबत भी टली। फिर दोनों वापस अपने ऑफिस की तरफ चल पड़े। रोनित ने कल रात जो हरकत की थी उसकी वजह से सिर्फ आरव और ऋषिका ही दुखी नहीं थे, बल्कि अनंत और अनन्या भी परेशान थे। जबकि इन सब का कांड करने वाला रोनित घर जाकर आराम से बेड पर सो गया। आज उसके दिल में थोड़ा सा ही सही पर सुकून था कि उसने आरव और ऋषिका को हर्ट किया, और इसी बात के लिए वह देर रात तक जश्न मनाता हुआ सो गया। इधर होटल से वापस आने के बाद अनन्या को ऋषिका के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसने उसके साथ 5 साल बिताए थे और वह अच्छी तरह से जानती थी कि ऋषिका की लाइफ कैसी रही है। वह हमेशा से ही सिर्फ अपनों का साथ चाहती थी और किस्मत हर बार उसे बस अपनों से दूर रखती आई थी। ऋषिका सिर्फ प्यार की भूखी थी और प्यार ही उसके नसीब में नहीं था। इतनी मुश्किलों के बाद आरब उसके जीवन में आया तो अब अनन्या चाहती थी कि किसी भी तरह से ऋषिका को उसका हक मिले। अनंत, हाँ, क्या हम ऋषिका के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं? घर वापस आकर अनन्या ने जब अनंत से पूछा तो वह उसे अपनी भाव में लेकर बोला, इतनी परेशान मत हो उस रोनित की बातों से। ऋषिका और आरब के बीच में पहले से अब काफी कुछ अच्छा है। देखना, आरब उसे हमेशा खुश रखेगा। मुझे आरब पर शक नहीं है आनंद। मैं जानती हूँ कि वह रिश्तों को निभाना जानता है और ऋषिका से तो वह प्यार करता है, मगर फिर भी हमें उन दोनों को करीब लाने के लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए। इस तरह आखिर कब तक दोनों उखड़े उखड़े रहेंगे? वह दोनों ही कोई बच्चे नहीं है और हम उन दोनों को सिर्फ समझा सकते हैं, मगर उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है यह उन दोनों पर ही डिपेंड करता है। अनंत पर। और वैसे भी ऐसे जबरदस्ती से तो उन्हें करीब नहीं लाया जा सकता है अनन्या। फिर भी मैं कल उसे समझाने की कोशिश करूंगा और कहूंगा कि वह कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम आए। अनंत अनन्या को समझाते हुए बोला, और तुम भी अब इतनी परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अब सो जाओ। इतना कहकर अनंत ने अनन्या के माथे पर किस किया और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। उसने अनन्या को तो समझा दिया, मगर खुद भी उसे बुरा लग रहा था। आखिर आरव और ऋषिका उसके दोस्त थे। उनकी जिंदगी हैप्पी रहती तो वह भी खुश रहता, मगर जब उसके दोनों ही दोस्त दुखी हों तो वह दोनों कैसे खुश रह सकते थे? उसने मन ही मन सोचा कि वह एक बार फिर से आरव को समझाएगा कल, और यही सोचकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। इधर आरव अपने ऑफिस पहुंचा तो वह गुस्से में था। उसे रह रहकर ऋषिका का आंसुओं से भरा चेहरा याद आ रहा था, और कल रात रोनित का किया व्यवहार भी। उसने तो अब तक ढील दे रखी थी कि शायद वह ऋषिका से शादी कर ले तो रोनित खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, मगर शायद ये बात उसकी समझ में अभी तक नहीं आई थी कि उसे ऋषिका से दूर रहना चाहिए। वह ऑफिस में पहुंचते ही तुरंत आदि को कहता है कि वह रोनित के ऊपर नज़र रखने के लिए अपने 2 आदमियों को लगा दे। अब समय आ चुका है कि रोनित की हरकतों का जवाब दिया जाए। आरव को इतने गुस्से में देखकर आदि समझ गया कि जरूर कोई बात है। उसने बस इतना ही कहा कि सर, आपका काम हो जाएगा, और वह वहां से चला गया। अभी जैसे ही आदित्य गया, आरव के केबिन में अनंत ने एंट्री ली और आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसे देखकर आरव की भौहें सिकुड़ गईं। क्या बात है मिस्टर ओबराय, आजकल आप बहुत फ्री हैं। कंपनी घाटे में चल रही है क्या? अगर घाटे में चल रही है तो तू अपनी कंपनी मुझे दान देने वाला है क्या? अनंत ने भी उसे जवाब दिया। यहाँ कैसे आना हुआ? क्या जमाना आ गया है? तू दोस्त है या दुश्मन? यार, जब दोस्त आते हैं तो लोग उसे गले से लगाते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं, और तू मुझे टोंट मार रहा है। आरब ने इंटरकॉम पर 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। फिर वह सीरियस होते हुए बोला, क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रहा है? आरब ने पूछा तो अनंत उसके सवाल को
नज़रअंदाज करते हुए बोला, इशिका कैसी है? अब एक बार फिर से अरब की बहुएं आपस में जुड़ गईं। तुझे कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है मेरी बीवी की? यार तू इतना जलता क्यों है इशिका का नाम लेने पर? अनंत अब चिढ़कर बोला, यह तुझे तब पता चलेगा जब तेरी बीवी की कोई इतनी फिक्र करेगा। आरब ने भी उतनी ही चिढ़ से जवाब दिया। भूल रहा है तू शायद, जब मुझे एहसास हुआ था कि तू अनन्या को चाहता है तो मैं साइड हो गया था। तो क्या चाहता है, मैं भी छोड़ दूँ इशिका को तेरे लिए? मेरे लिए अनन्या ही काफ़ी है। तू ही संभाल उस तोप को। आरब ने उसे फिर से घूरा तो अनंत इरिटेट होकर बोला, ये खुद सारा दिन तो लड़ते रहते हैं, मगर कोई और अब इनकी मैडम को कुछ कह भी नहीं सकता। और वहाँ अनन्या खामखा परेशान है। क्यों? अनन्या क्यों परेशान है? तुम दोनों की वजह से। आनंद चिढ़कर बोला। मैं कुछ समझा नहीं। यार जो कुछ भी कल रात उस रोनित ने किया और इसी का जिस तरह हर्ट हुई, उसके बाद अनन्या को भी लगता है कि शायद इसका की किस्मत में ही खुशी नहीं है और बस इसीलिए वह परेशान है। आरब कुछ नहीं बोला। देख आरब, मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूँ कि तू इशिका को कभी कोई दुख नहीं देगा, क्योंकि तू उससे प्यार करता है और उसे खुश भी रखेगा। मगर अभी ये सब बहुत ज़्यादा हो गया। हर इंसान के सहने की एक क्षमता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि इशिका पूरी तरह से टूट जाए। वह पूरी तरह से टूटे उससे पहले ही तू उसका हाथ थाम ले और उसे एहसास करवा कि तू उसके साथ है, क्योंकि इंसान तभी तक खड़ा रह सकता है जब तक उसके साथ उम्मीद है। एक बार अगर ये उम्मीद टूट गई तो इंसान ऐसे लड़खड़ा कर गिरता है कि फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता है। अनंत की बातें सुनकर आरब अनंत का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं तेरी और अनन्या की फीलिंग्स को समझ रहा हूँ और तू भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि इसका सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, उसका मेरे जीवन में होना क्या है यह तुम दोनों से छुपा नहीं है। इतना यकीन कर अपने दोस्त पर कि वह तेरी दोस्त को कभी भी नाउम्मीद नहीं होने देगा। मुझे पूरा यकीन है तुझ पर। अनंत भी अपने दूसरे हाथ से उसकी हथेली को थपथपाता हुआ बोला कि तू कभी इशिका को नाउम्मीद नहीं करेगा। इसलिए मैं और अनन्या चाहते हैं कि तुम दोनों कुछ दिन कहीं बाहर घूम आओ। अभी वक्त नहीं है, आरब ने कहा। वक्त निकालना पड़ता है यार। शादी के इतने दिन हो गए, तुम दोनों खुद को भी समय दो थोड़ा और एक दूसरे को समझो। जो शिकायतें हैं एक दूसरे से शेयर करो और फिर उन्हें दूर करो। सोचता हूँ तेरे इस सुझाव के बारे में। आरब ने सिर्फ इतना ही कहा। तू बस इतना बता कि तू कहाँ जाना चाहेगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। आनंद प्लीज, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं इशिका को लेकर चला जाऊंगा। पक्का? आनंद ने उसे संदेश से देखते हुए कहा। तो आरब मुस्कुरा दिया और बोला, तेरी तरह नॉर्मल शादी तो है नहीं मेरी कि सब कुछ प्री प्लान होगा। नॉर्मल? अनंत आरब की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, मेरी शादी को तुम नॉर्मल शादी कहते हो, जहाँ आखिरी वक्त तक पता नहीं था कि मेरी शादी किससे हो रही है। इतना कहना था कि अनंत आरब दोनों हंसने लगे। तभी प्यून कॉफी लेकर आ गया और दोनों पीने लगे। आरब के ऑफिस जाने के बाद भी काफ़ी देर तक इशिका उसके एहसास में डूबी रही और आरब ने जो कुछ भी कहा था उसे सोच सोच कर मुस्कुराती रही। जब काफ़ी देर बाद वह नीचे आई तो कांता देवी उसे देखकर बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? उनकी बात पर इशिका मुस्कुरा दी और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। बस रात ज़्यादा देर हो गई थी सोने में तो सुबह देर से नींद खुली। इशिका के चेहरे की खुशी देखकर कांता देवी ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं। उसे अरब की बातों पर कितनी खुशी मिली थी यह उसके चेहरे से ही टपक रहा था। साथ ही उसकी अंतिम बात की, रात को मेरा इंतजार करना दुल्हन की तरह है, उसे अंदर तक रोमांच से भर देता है। और जब रोशनी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि क्या बात है भाभी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, तो उसके जवाब पर इशिका मुस्कुरा दी। ये मुस्कान हमारे भैया की वजह से है ना? मैं उसके करीब आकर धीरे से बोली तो इशिका भी धत कहकर दूसरी ओर मुड़ गई। रात को इशिका ने आरब के माँ पापा को डिनर कराकर उन्हें सोने के लिए भेज दिया, ये कह करके कि देर रात तक जागना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और साथ में रोशनी को भी ये कह करके सोने भेज दिया कि अरब लेट आएंगे तो वह खाना खिला देगी। सबके जाने के बाद इशिका अपने रूम में गई। उसके दिल में अजीब से एहसास उमड़ रहे थे आज। एक तरफ तो खुशी थी कि अरब ने इस शादी को खुशी खुशी अपना लिया है, वहीं दूसरी तरफ दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी।
घबराहट और खुशी के अजीब से कसमकस में पड़ी हुई थी वह। घबराहट पर उसने पहले काबू पाया और फिर पहले बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई। उसके बाद एक खूबसूरत सी साड़ी उसने पहन ली और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर खुद को तैयार करने लगी। अजीब सी स्थिति हो रही थी उसकी मेकअप करते हुए। उसका दिल धड़क रहा था, हाथ भी कभी कभी कांपे जा रहे थे, मगर फिर भी दिल में खुशी थी। उसने गहरे लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर कढ़ाई भी थी। उसके बाद उसने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और फिर बालों का जूड़ा बना दिया। उसमें उसने कृत्रिम गजरा भी सजाया और फिर मांग में सिंदूर डाला। इतना करके उसने खुद को आईने में देखा तो आज वह पूरी तरह से दुल्हन की तरह लग रही थी, अपने आरब की दुल्हन। खुद को ही आईने में देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कितना इंतजार करवाया है यह वक्त आने में, मगर फिर भी यह वक्त आ ही गया है। यह सोचकर इशिका ने अपने आंसू पोंछे और अपने होठों पर एक मुस्कान सजा दी। आरब ने फोन करके उसे बताया था कि थोड़ा लेट हो जाएगा। साथ ही उसने उसे फिर से याद दिलाया कि वह रात को उसका इंतजार करे। और इतना सुनते ही उसके समूचे बदन में चींटियां रेंगने लगी थी और उसने तुरंत फोन काट दिया, जबकि आरब उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। अभी भी आने में उसे थोड़ा वक्त बाकी था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था इशिका को कि वह क्या करे। तभी उसकी नज़र अपने बेड पर पड़ी। उसे आज वह सूना सूना लग रहा था। वह तुरंत छत पर गई, वहां से गुलाब के कुछ फूल तोड़कर लाई और फिर उसकी पंखुड़ियों को अपने बेड पर बिखरा दिया। ऐसा करते हुए उसे थोड़ा awkward भी लग रहा था कि कहीं आरब उसके बारे में कुछ गलत ना सोच ले। फिर थोड़ा बहुत अपने कमरे को भी डेकोरेट किया और उसके बाद वह नीचे चली गई। आज उसने आरब की पसंद का सारा खाना बनाया था। वह टेबल पर रखे खाने को एक बार फिर से अच्छी तरह से देखने लगी और फिर वहीं बैठकर इंतजार करने लगी कि आज तो उसके लिए वक्त जैसे बीत ही नहीं रहा था। अभी कुछ ही समय हुआ था कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। अनजान नंबर देखकर इशिका पहले तो उसे इग्नोर कर दी, मगर जब दोबारा से कॉल आया तो उसने फ़ोन उठा लिया। अभी इशिका कुछ कहती उसके पहले ही फ़ोन करने वाले ने कहा, क्या आप आरब खुराना जी की फैमिली से बोल रही हैं? यह सुनकर इशिका चौंक कर बोली, आप कौन? जी मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मिस्टर आरब खुराना का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस वक्त इस अस्पताल में भर्ती हैं। क्या? सुनते ही इशिका जैसे सुन्न हो गई। जी मैंने आपको खबर कर दिया, अब आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए और उन्हें संभालिए। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और इशिका ये सुनते ही फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई, हॉस्पिटल जाने के लिए। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि फ़ोन करने वाले के पास उसका नंबर कैसे आया। जैसे ही इशिका घर के बाहर निकली, उसी रास्ते से एक कैब गुजरी। इशिका ने जल्दी से उसे रोका और उसमें बैठते हुए बोली, सिटी हॉस्पिटल चलिए जल्दी। उसके इतना कहते ही कैब चल दी। इशिका इस समय बहुत घबराई हुई थी, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उस कैब वाले ने किस राह पर गाड़ी मोड़ दी है। इशिका को तो ध्यान तब आया जब गाड़ी रुकी और वह कैब से बाहर निकली, मगर आसपास वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था। यह देखकर इशिका गुस्से से कैब वाले से बोली, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि सिटी हॉस्पिटल चलना है। उसके इतना कहते ही कैब से जो ड्राइवर निकला उसे देखकर इशिका चौंकते हुए बोली, तुम तुम यहाँ अरब भी अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही खुश था। उसके दिल में भी इशिका से मिलने की बेताबी थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी आदि ने बताया कि एक फॉरेन की क्लाइंट है जो आज रात की फ्लाइट से वापस जा रही है, इसलिए उसके साथ मीटिंग करना ज़रूरी है। अरब को ना चाहते हुए भी उस क्लाइंट के साथ मीटिंग रखनी पड़ी, क्योंकि वह क्लाइंट उसका बरसों पुराना और भरोसेमंद क्लाइंट था। उसके साथ वह अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए उसने इशिका को फ़ोन करके बताया कि वह थोड़ी देर में आएगा और उसने एक बार फिर से याद दिलाया कि वह उसका इंतज़ार करे। यह सुनते ही इशिका ने फ़ोन रख दिया था। अरब समझ गया कि वह शर्मा गई और यह सोचकर ही उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसके बाद आरब ने मीटिंग अटेंड की, जिसे करते हुए रात के 11 बज चुके थे। उसके बाद वह वहाँ से निकला तो मॉल की तरफ चल दिया। वह आज की रात को यादगार बनाने के लिए इशिका के लिए कुछ लेना चाहता था।
आरव जब मॉल में पहुंचा तो वहां उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत ईयररिंग पर गई। आरव ने उसे तुरंत पैक करवा लिया और वह वापस घर की ओर चल दिया। वह मन ही मन कल्पना कर रहा था कि सजी समझी इसी का जब दरवाज़ा खोलेगी तो वो पल कैसा होगा। उसकी तो नज़र ही उस पर से नहीं हटेगी। और यही सब सोचकर उसके चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही थी। फास्ट गाड़ी चलाकर आरब जल्दी से घर पहुंचा और फिर बिना एक पल गवाए बैल बजा दी। मगर काफी बार बजाने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो आरब दरवाजा पीटने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, दरवाजा खुद खुल गया। यह देखकर पहले तो आरब चौंक गया, मगर फिर यह सोच लिया कि शायद उसे अभी सामने आने में शर्म आ रही होगी। और यह सोचते ही उसकी मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने एक नज़र हाल में डाला तो वहां कोई भी नहीं था, मगर सारा खाना मेज पर पड़ा हुआ था। वह तुरंत ऊपर अपने कमरे की ओर गया और जैसे ही रूम पर नजर पड़ी उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। इशिका ने पूरे रूम का ही काया पलट कर दिया था। इस समय उसका कमरा बिल्कुल किसी नई नवेली दूल्हा दुल्हन के कमरे की तरह लग रहा था। बेड पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां और जगह जगह मोमबत्तियां। एक जगह एक बर्तन में पानी रखकर उसमें दीप जलाए गए थे। मगर इशिका वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो आरब आगे बढ़कर बालकनी में गया, मगर उसे वहां भी नहीं देखा। तो वह अब और परेशान हो गया। इशिका इशिका वह आवाज देते हुए वापस रूम में आया और फिर बाथरूम में देखा, वह वहां भी नहीं थी। कुछ सोचकर वह छत पर चला गया, मगर वहां भी इशिका को नहीं देखा। तो वह वापस नीचे आते हुए इशिका को कॉल लगाया, मगर उस वक्त वह और परेशान हो गया जब इशिका का मोबाइल नीचे डाइनिंग टेबल के पास बजते हुए पाया। अब तो आरब को इशिका की फिक्र होने लगी थी। मैं अपनी मम्मी और पापा को जगाकर उनसे इशिका के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी उसके फ़ोन पर आदित्य का कॉल आ गया। उसने फ़ोन को उठाया और कान से लगाया ही था कि उधर से जो कुछ भी कहा गया उसे सुनकर आरब का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया और उसकी मुट्ठियां भिज गईं। फिर उसने फ़ोन को वापस जेब में रखा और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। यहाँ इशिका जब कैब के ड्राइवर के रूप में रोनित को अपने सामने खड़े देखती है तो वह आश्चर्य और गुस्से से बोलती है, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी इस बात पर ड्राइवर रूपी रोनित हंसते हुए बोला, क्यों, मुझे यहाँ देखने की इमेजिन तो नहीं की होगी तुमने? इशिका मेरी जान। शट अप! इशिका जोर से चिल्लाई। उसने सचमुच में रोनित का यहाँ होना एक्सेप्ट नहीं किया था। बकवास बंद करो अपनी और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इस तरह कैब के ड्राइवर बनकर क्यों आए हो? क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे तुम्हें बुलाता तो तुम तो मेरे पास आती नहीं। रोनित की इस जवाब पर इशिका पूरी तरह चौंक गई। क्या मतलब? इतनी बड़ी बिजनेस वूमन बन गई, मगर छोटी छोटी बातें तुम्हें अब भी समझाना पड़ता है मेरी जान। रोनित इशिका के करीब आते हुए बोला, मतलब यह है कि वह तुम्हें झूठा फोन करके मैंने ही घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया और उसके बाद कैब वाला बनकर तुम्हें अपने पास ले आया। उसकी बातें सुनकर पहले तो इशिका उसे आंखें फाड़ कर देखती रही, फिर गुस्से से बोली, मगर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी बात पर रोनित हंसने लगा। हाँ हाँ, मुझे समझ में ही नहीं आता इशिका कि तुम वास्तव में इतनी भोली हो या इतनी ज्यादा बेवकूफ कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। फिर वह इशिका के गालों पर अपनी उंगलियां फिराता हुआ गुस्से से बोला, इतना सजना संवरना किसके लिए? उस आरब के लिए? अभी कल ही तो मैंने तुम दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश की और आज तुम उसके लिए तैयार होकर उसका इंतजार कर रही हो। मतलब मेरी मेहनत का कोई फायदा ही नहीं। वाह क्या गजब का प्यार है। मगर इशिका मेरी जान, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम पर हर वक्त मेरी नजर रहती थी और सब कुछ जानते हुए भी मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम किसी और के लिए श्रृंगार करो। भूल गई कि तुम मेरी हो। इशिका ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। बकवास बंद करो अपनी और दूर रहो मुझसे। खुद से दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूँ मेरी जान, बल्कि खुद के इतना करीब लाने के लिए लाया हूँ कि ताकि तुम फिर मुझसे कभी दूर ना हो सको। कहकर रोनित ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती सामने बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगा। छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? इशिका अपने एक हाथ से रोनित के हाथों पर मारते हुए चीख रही थी। वह अपना हाथ रोनित की पकड़ से छुड़ाना चाहती थी,
मगर रोनित की पकड़ मजबूत थी। वह जबरदस्ती लगभग घसीटते हुए बिल्डिंग के अंदर इशिका को लेकर जा रहा था। जब इशिका तेज आवाज से चीखने लगी तो उसने उसके हाथों को छोड़कर अब पूरी तरह से इशिका को अपने कब्जे में लेकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसका मुंह बंद किए हुए ही अंदर लेकर गया। रोनित इशिका को लेकर जहां पहुंचा वह इसी बिल्डिंग की एक फ्लैट थी। रोनित ने एक हाथ से इशिका के गर्दन में हाथ डालकर उसके मुंह को बंद किए हुए ही दूसरे हाथ से दरवाजा खोला और फिर इशिका को जबरदस्ती रूम के अंदर ले जाकर उसे इस तरह छोड़ा कि इशिका गिरते गिरते बची। मगर रोनित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुड़कर दरवाजा बंद करने लगा। तभी इशिका वापस आई और जबरदस्ती दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए चीखने लगी, छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। अगर आरब को पता चल गया ना तो वह तुम्हारा ऐसा हाल करेगा कि फिर किसी को तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इशिका गुस्से से बोले जा रही थी कि तभी रोनित ने उसके बालों को पीछे से पकड़ा और बोला, हालत तो तुम्हारी आज मैं वह करूँगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम्हें क्या लगा इतने दिनों से मैं तुम्हारे आगे पीछे डोल रहा था, तुम्हारी एक हाँ का इंतजार कर रहा था, और जब तुम मेरी होने वाली थी तो वह आरब आया और तुम्हें बंदूक की नोक पर लेकर चला गया और तुम भी अब सब कुछ भूलकर उसके साथ खुशी खुशी अपना संसार बसाने चली थी। क्या लगा तुम दोनों को कि मैं अपना ये अपमान भूल जाऊंगा और तुम्हें खुशी खुशी दुआ दूंगा कि तुम सुखी रहो? नहीं इशिका, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ। शैतान हूँ, शैतान, जो अपने साथ दूसरे का हक भी छीनना जानता है। इशिका का चेहरा दर्द के मारे लाल हुआ जा रहा था। क्या, ऐसा क्या है इस आरब में जो मुझ में नहीं है? तुम अगर इस आरब से प्यार कर सकती हो तो फिर मुझसे क्यों नहीं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? प्यार किसी से जानबूझकर नहीं किया जाता है। और क्या मुकाबला कर रहे हो तुम आरब से? अरे, तुम तो अरब के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। इशिका दर्द और गुस्से में हिकारत से रोनित से बोली। वही इतना सुनते ही रोनित को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं किस काबिल हूँ यह तुम्हें अभी बताता हूँ। इतना कहकर रोनित उसे बालों से पकड़े हुए ही एक कमरे में ले गया और दरवाजे को उसने लात से खोला। मगर इसी का अंदर का नजारा देखते ही ऐसे चौंकी जैसे उसे हाई वोल्टेज का करंट लग गया हो। अंदर का नजारा देखते ही इशिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। कभी वह कमरे को तो कभी रोनित को देखती रही। रोनित उसके चेहरे के भाव देखकर खुलकर मुस्कुराया। पसंद आया? यू रास्कल! इशिका अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर रोनित को धक्का देना चाह रही थी, मगर रोनित भी अपने दोनों हाथों से उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ा हुआ था। नहीं मेरी जान, आज इतनी आसानी से तो नहीं। आज तुम्हें मेरी बनना ही पड़ेगा। श्रृंगार करके तुम दुल्हन बनी गई हो और सेज मैंने सजा दी है। अब देर किस बात की है हमारे मिलन में? आओ हम अपनी स्वागरात शुरू करें। रोनित, पागल हो गई हो तुम? मैं किसी और की बीवी हूँ, इशिका चीखते हुए बोली। उसने भी तो जबरदस्ती तुमसे शादी की थी। जब तुम उसकी जबरदस्ती की शादी को अपना सकती हो तो फिर मुझे क्यों नहीं? वैसे तुम्हें अपनी किस्मत को दाद देनी चाहिए। आखिर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि कोई तुमसे जबरदस्ती शादी कर रहा है तो कोई जबरदस्ती सुहागरात। इतना कहकर वह इशिका को अंदर ले जाकर बेड पर पटक दिया। पूरा बेड फूलों से सजा हुआ था और उस पर फूलों की लड़ियां भी लटक रही थीं, जिसे देखकर इशिका का गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसने एक एक कर फूलों की लड़ियों को नोचना शुरू कर दिया। तब तक रोनित आया और जबरदस्ती उसे बेड पर पटक कर उसे काबू में करने लगा। मगर वह भी इशिका थी। उसने एक जोर की लात रोनित को मारी कि वह बेड से नीचे जा गिरा। इशिका दौड़कर बिस्तर से उतरी और वह दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी रोनित ने पीछे से उसके पैर को पकड़ लिया। इशिका जोर से फर्श पर गिरी। उसका सर फर्श से टकराया तो वहां जख्म बन गया और उसमें खून रिसने लगा। मैंने कहा ना तुमसे इशिका, इतनी जल्दी नहीं, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें मैं किसी और का होते हुए कैसे देख सकता हूँ? साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी पड़े, पर तुम मेरी रहोगी, सिर्फ मेरी। इतना कहकर उसने इशिका की बाह का कपड़ा नोच डाला। इशिका सकते में आ गई। वह रोनित को खुद से दूर करना चाहती थी, मगर रोनित इस समय वह ज्यादा ताकतवर बना हुआ था। इशिका जितना छटपटा रही थी उसके चंगुल से निकलने के लिए, रोनित का शिकंजा उतना ही ज्यादा कसता जा रहा था। अब तो इशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था
कि अब वह आज अपने आप को नहीं बचा पाएगी। इसलिए रोते हुए वह धीरे से बड़बड़ाई, आरब प्लीज मुझे बचा लो, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने यहाँ पर। और वह आरब, जब तक उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा कि तुम कहाँ हो, मैं तो तुम्हारे साथ अपनी सुहागरात मना चुका हूँगा। फिर वह इशिका के चेहरे को अपने हाथों में बेदर्दी से पकड़कर बोला, आज की सुबह अरब को सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा जब तुम उसके सामने होगी। उसे क्या लगा था कि वह इस तरह से जबरदस्ती तुमसे शादी करके मुझे जीत जाएगा, रोनित से जीत जाएगा। नहीं, मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगा। कल की सुबह उसे पता चलेगा कि वह जीत कर भी हार चुका है। जीत? कैसी जीत? और किस जीत का तुम्हें घमंड है? इसी का गुस्से और नफरत से बोली। अरे तुम्हें अगर मुकाबला ही करना था तो अरब से करते, मगर नहीं, तुम जैसे नामर्द हमेशा अपनी जीत के लिए औरतों का इस्तेमाल करते हैं। तुम भी वही कर रहे हो, अपनी मर्दानगी की ताकत उसकी बीवी पर आजमा कर, क्योंकि सीधे सीधे तुम्हें अरब का मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं है, नामर्द कहिए। चुप! रोने चिल्लाता हुआ एक जोर का थप्पड़ मारा इशिका को। आरब आरब आरब, ऐसा क्या है इस आरब में? इशिका, मेरा दावा है कि आज की रात मेरे साथ गुजारने के बाद तुम इस आरब को भूल जाओगी। इतना कहकर वह इशिका की साड़ी को उसके बदन से जबरदस्ती हटाने लगता है। धड़ाम! तभी दरवाजे धड़ाम की आवाज के साथ टूटा। रोनित के साथ साथ इशिका भी चौंक उठी जब सामने गुस्से से लाल आंखें किए साक्षात यमराज के रूप में अरब को खड़े देखा। अचानक इस तरह अरब को वहां पर गुस्से में देखकर रोनित की पकड़ इशिका पर ढीली हुई, तो इस बात का फायदा उठाते हुए इशिका ने उसे जोर का धक्का मारा और अपनी साड़ी को ठीक करते हुए उठ खड़ी हुई। इस वक्त वह जिस स्थिति में थी, उसके बाद उसे अरब से भी नजर मिलाने में शर्म महसूस हो रही थी। अरब ने एक नज़र इशिका की झुकी हुई नज़रों पर डाली, जिसमें बिना किसी गलती के भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और ये देखकर अरब ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर धीरे धीरे अपने कदम रोनित की तरफ बढ़ाने लगा। तो रोनित भी उठने की कोशिश करते हुए बोला, तुम तुम यहाँ पर कैसे? रोनित की आवाज़ लड़खड़ा रही थी और उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि अरब यहाँ पर कैसे हो सकता है। अरब ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और एक हाथ से उसके कॉलर को पकड़कर उसे उठाते हुए दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर इतनी जोर से उसके चेहरे पर मारा कि रोनित को दिन में ही तारे नजर आ गए। उसके मुंह से खून के साथ ही एक दो दांत भी निकल आए। एक पल में ही रोनित की आंखों के आगे पूरा ब्रह्मांड नाच गया। वह अभी खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि अरब ने अपने घुटना का जोरदार प्रहार उसके पेट पर किया। मैंने कहा था ना तुमसे कि अब इशिका से दूर रहना, मगर तुम लातों के भूत हो तो बातों से कभी मान ही नहीं सकते। इतना कहकर आरब रोनित को लात मूसों से मारता जा रहा था। उसने इशिका को अभी जिस हाल में इस वक्त देखा था, उसका खुद पर से काबू ही उठ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ भी लगाने की? आरब ने उसे गुस्से में दीवार की तरफ उठाकर फेंक दिया। यह देखकर इशिका भी गुस्से से चिल्लाई, इसे छोड़ना मत आरब, आज बिल्कुल मत छोड़ना, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की। इशिका की आवाज में गुस्से के साथ साथ दर्द भी था, जिसके कारण वह रो भी रही थी। इशिका की दर्द भरी आवाज ने आरब के गुस्से रूपी आग में घी का काम किया। वह रोनित को इतनी बेदर्दी से पीट रहा था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका हाथ रोनित के शरीर के किस भाग पर पड़ रहा है। बिना एक पल का भी मौका दिए वह रोनित को लगातार पीटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आरब आज रोनित को जान से ही मार डालेगा। रोनित को भी अब ऐसा लग रहा था जैसे आज वह जिंदा बचेगा ही नहीं। तभी आदित्य वहां पुलिस के साथ पहुंच गया। आरब को इतने गुस्से में देखकर आदित्य ने आरब से रोनित को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और उसे जाकर पकड़ लिया। पुलिस वाले भी रोनित को पकड़कर उससे अलग करने लगे, मगर आरब इस वक्त गुस्से में कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्ला रहा था, जान से मार डालूंगा इस कमीने को, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। सर प्लीज आप शांत हो जाइए, आदित्य उसे शांत कराते हुए बोल रहा था। पुलिस आ गई है, वह सब संभाल लेगी। फिर वह इंस्पेक्टर से बोला, ऑफिसर ले जाइए यहाँ से इसे। पुलिस को देखकर तो रोनित की जैसे सांस में ही सांस आई। आरब ने मार मार कर उसे अधमरा कर दिया था, इसलिए पुलिस को देखने के बाद उसे लग रहा था कि अब वह जिंदा बच पाएगा। जल्दी पुलिस वाले रोनित को लेकर वहां से चले गए। आदित्य ने आरब को संभाला और कहा, सर प्लीज आप खुद को शांत रखिए,
इस वक्त इशिका मैम को भी संभालना आपकी जिम्मेदारी है। यह सुनते ही आरब की नज़र इशिका की तरफ उठ गई, जहाँ वह दीवार से सटकर आंसू बहा रही थी। उसके आंसुओं को देखते ही आरब का गुस्सा एक पल में शांत हो गया। वह इशिका की तरफ पलटकर जाने लगा तो आदित्य भी वहां से जाने लगा। तभी आरब ने बिना मुड़े ही आदित्य को आदेश दिया, यह खबर मीडिया में नहीं आनी चाहिए। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, किसी को खबर नहीं पड़ेगी इस खबर के बारे में। इतना कहकर आदित्य पुलिस स्टेशन के लिए चला गया और आरब इशिका के पास। आरब को देखकर इशिका की हिचकियां और भी ज्यादा तेज हो गईं। आरब ने उसके पास जाकर बिना कुछ कहे उसने इशिका के चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपने सीने से लगा लिया। तो इशिका भी आरब के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आरब ने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। शाम का समय था और रितु ऑफिस से छुट्टी होने पर घर जा रही थी। उसने एक दो ऑटो रिक्शा को रोकने की कोशिश की, मगर आज कोई भी ऑटो रिक्शा रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। या यूं कह लिया जाए कि कोई रिक्शा खाली जा ही नहीं रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद रितु पैदल ही एक तरफ चलने लगी कि शायद आगे चलकर कोई लिफ्ट या फिर रिक्शा ही मिल जाए। उसे चलते हुए अभी कुछ ही देर हुआ था कि पीछे से एक कार बिल्कुल उसके करीब से गुजर गई। यह देखकर रितु पहले तो डरी गई, मगर फिर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उस कार वाले पर चिल्ला दिया, ए अंधा है क्या, देख कर नहीं चल सकता, अभी टक्कर हो जाती तो। उसके इस तरह चिल्लाने से आगे जा रहे कार के मालिक ने थोड़ा आगे जाकर कार को रोक दिया। गाड़ी को इस तरह रुकता देखकर रितु ने कुछ पल इंतजार किया कि शायद कार का मालिक नीचे उतरेगा, मगर जब वह नहीं उतरा तो रितु को आश्चर्य हुआ, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि गाड़ी रुकी क्यों है। फिर उसने इस बात को अपने सिर से झटक दिया कि उसे कुछ काम होगा और वह चुपचाप आगे बढ़ने लगी। मगर जैसे ही वह कार के करीब गई, अचानक कार का दरवाजा खुला और एक हाथ ने उसे अंदर खींच लिया। कुछ पल में ही यह सब अचानक से हुआ तो रितु को कुछ समझ में नहीं आया और वह हड़बड़ा गई कि आखिर ऐसा किसने किया। मगर जैसे ही उसकी नज़र कार चालक पर पड़ी, उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। सामने डेविड मुस्कुरा रहा था। असल में जब रितु ने चिल्लाकर कार वाले को गाली दी तो कार चलाता हुआ डेविड बैक मिरर में रितु का चेहरा देख लिया था। इसलिए उसने आगे जाकर थोड़ी दूर पर गाड़ी रोक दी थी और वह इंतजार करने लगा रितु के करीब आने का। वह जानता था कि अगर वह कार से निकला तो रितु वहां से भागने में एक पल भी नहीं लगाएगी, और जब रितु उसके सामने से गुजरी तो उसने फौरन दरवाजा खोलकर उसे खींच लिया। इस वक्त डेविड डेविल की तरह मुस्कुरा रहा था और रितु किसी डेविल के पंजे में फंसी परी थी जो डर के मारे कांप रही थी। आखिर इतने दिनों बाद तुम मेरी पकड़ में आ ही गई, डेविड उसके हाथों पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला। अब तो तुम्हें यहाँ से चलना ही पड़ेगा। मुझे मेरे सर ने ऑर्डर दिया था कि तुम्हें लेकर ही मैं लंदन वापस जाऊं। सर का नाम सुनते ही रितु मानो चेतना में आ गई हो। वह किसी भी तरह से वापस उसके पास नहीं जाना चाहती थी। उसने आसपास देखा तो इस वक्त सड़क लगभग खाली ही थी, इसलिए चीखने चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था। रितु ने फिर डेविड की तरफ देखा, जो अभी भी वह किसी विलन की तरह मुस्कुराया जा रहा था। उसकी मुस्कान देखकर रितु को गुस्सा आया और उसने जिस हाथ से रितु का हाथ पकड़ा हुआ था उस पर जोर से काट लिया। डेविड दर्द और गुस्से में उसका हाथ छोड़कर चिल्लाया। तभी रितु फौरन कार के बाहर निकली और डेविड जैसे ही बाहर निकलने को हुआ, रितु ने जोर से दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया और फिर वह बिना रुके दौड़ पड़ी। वह जानती थी कि अगर वह सीधा सड़क पर दौड़ती रही तो डेविड को उस तक पहुंचने में एक मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए उसने सीधी सड़क छोड़कर गलियों के रास्ते मुड़कर भागी। डेविड भी उसके पीछे भागा, पर रितु यहाँ खुद मुंबई की थी, उसे इन गलियों का ज्यादा ज्ञान था। वह एक गली से मुड़कर दूसरी गली में निकल जाती थी और फिर दूसरी गली से मुड़कर तीसरी में। इसी तरह वह डेविड को चकमा देने में कामयाब हो गई। डेविड को चकमा देकर वह एक सड़क पर आई तो उसकी सांस फूल रही थी। वह खुद को संभालते और दौड़ते हुए कार से टकराते टकराते बची। कार वाले ने जब सामने देखा तो रितु को देखकर चौंक पड़ा। दरअसल कार में आनंद था, जो रितु को इस तरफ दौड़ते और हाँफते हुए देखकर चौंका और फिर बोला, क्या हुआ मिस रितु, तुम ठीक हो? आनंद को वहां देखकर रितु को भी चैन आया। वह जल्दी से हाँ में सिर हिला रही थी।
तुम इस तरह भाग कहाँ रही थी? रितु ने अपने पीछे देखा तो डेविड नहीं था। यह देखकर उसने चैन की सांस ली, फिर बोली, दरअसल आज मुझे रिक्शा नहीं मिल रही थी और उस पर भी पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैं भाग रही थी। रितु हाँफ रही थी और उसकी आवाज भी कांप रही थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनंत हंस पड़ा। तो तुम कुत्ते से डरकर इस तरह से भाग रही थी? रितु कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से वह अनंत से बोली, सर प्लीज, प्लीज क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? कहीं वो कुत्ता फिर से आ गया तो? अनंत हंसते हुए हाँ में से हिलाया और फिर उसने अपनी कार का गेट खोल दिया तो रितु उसकी बगल में बैठ गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।